friends, welcome to my YouTube channel Physics with RK sir. My name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK sir. So today we are discussing about class 8 physics chapter sound. So our topic is working of human ear and structure. ठीक है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली चीज, इट इज ए सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग। ये आप सभी को पता है कि ये क्या है, सेंस ऑर्गन है। किसके लिए? हियरिंग के लिए। उसके बाद इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज होती है आउटर ईयर, जो आपको विजिबल होता है। उसके बाद मिडल ईयर और लास्ट में होता है इनर ईयर। तो सबसे पहली चीज आउटर ईयर में कौन कौन सी चीज आती है आपके पास? पहली चीज आती है पिना, दूसरा ईयर कैनल और तीसरा क्या आता है? ईयर ड्रम। उसके बाद मिडल ईयर में क्या क्या आता है? हैमर, एनविल और स्टेरअप। और इनर ईयर में क्या आता है? कोक्लिया। अब कोक्लिया क्या होता है? सेमी सर्कुलर ऑर्गन फिल्ड विद फ्लूइड एंड हेयर सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा क्या होती है? ऑडिटरी नर्व। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको जो विजिबल होता है वो होता है आउटर ईयर। ठीक है, तो मान लीजिए साउंड आ रहा है, क्या साउंड वेव आ रही है, वाइब्रेशंस आ रही है। तो वो वाइब्रेशंस हमारे इसके थ्रू हमारी कहां पे जाएंगी? ईयर कैनल में। क्लियर? किसके थ्रू जाएंगी? पिन्ना के थ्रू। तो जैसे ही वो इसके थ्रू जाएगी तो हमारी ये क्या है? ईयर कैनल। कैनल का मतलब होता है जैसे कोई भी एक टनल टाइप में होती है ना, वो तो सुरंग बोल सकते हो। तो ये भी हमारी क्या है? एक नहर की तरह, एक पाइप की तरह ही है। ठीक है, तो जैसे ही वो जाएगी तो अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ईयर ड्रम। तो जैसे ही वो वेव जाएंगी तो वो किस पे स्ट्राइक करेंगी? ईयर ड्रम पे। तो जैसे ही वो उसके नजदीक जाएगी उतना ही ईयर ड्रम क्या करना स्टार्ट करेगा? वाइब्रेट करेगा। अब अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो जो वो वाइब्रेशंस है वो हमारा जो मिडल ईयर है उसके अंदर जो हमारे पास है एनविल, स्टीरअप और हैमर, वो उसके ऊपर क्या करेंगे? उसकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करेंगे और उसको उसके बाद कहां पे सेंड कर देते हैं? वो इनर ईयर के पास। अब इनर ईयर में क्या होता है? सबसे पहले कोक्लिया। कोक्लिया होता है कॉइल शेप, ये जो दिखा रखा है ना यहाँ पे कॉइल की शेप में, ये क्या है? कोक्लिया। उसके बाद कहां पे? ऑडिटरी नर्व। तो इसमें फ्लूइड होता है तो वो उसकी क्या कर देता है? वाइब्रेशन को और इंक्रीज कर देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। ठीक है, तो जैसे ही वो उसको कन्वर्ट करेगा उसके बाद कहां पे सेंड करता है? उसको ऑडिटरी नर्व के पास। और ऑडिटरी नर्व उसको कहां पे पहुंचाती है? हमारे ब्रेन के पास। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेन क्या करता है? एक्ट करता है उस चीज पे थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के। और इससे आपको पता लग जाता है कि आवाज कहां से आ रही है और किस डायरेक्शन से आ रही है। तो इसका मतलब मेन जो चीज है आपकी स्ट्रक्चर की, वो है ये 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर में क्या क्या है? पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम। ड्रम क्या है? लेयर ही तो है जिसके ऊपर क्या करेगी? अगर वो चीज स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगा? वो वाइब्रेशंस पैदा करेगा। उसके बाद मिडल में क्या क्या है? हैमर, एनविल, स्टीरअप। और इनर में क्या आता है? कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व। तो इसको एक बार ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं उससे आगे कि मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है और क्या क्या उसके लिए नीड है, या फिर कौन से मेथड है जिससे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, साउंड क्या था, किसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं, किसको हम अल्ट्रा बोलते हैं, किसको हमने ऑडिबल बोला है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, ट्रैवल कैसे करता है। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करता। आप पूछोगे सर वैक्यूम क्या है? तो वैक्यूम एक ऐसा एरिया है जहां पे एयर का इफेक्ट नहीं है, मतलब पार्टिकल नहीं होंगे। वहां पे अगर आप किसी भी 2 चीज को एक साथ गिराते हो ना,
मान लिया ऐसे ड्रॉप किया आपने, तो वो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगी। ये नहीं कि पहले हैवी होगी वो गिरेगी, नहीं, दोनों एक साथ होगी, क्योंकि वहां पे एयर का इफेक्ट तो है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगी। दूसरा, साउंड नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड को मीडियम की आवश्यकता है, क्या करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कहोगे सर क्या रूम में वैक्यूम नहीं है? नहीं, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो भी मैं बोल रहा हूं वो इसके अंदर क्या हो रहा है, वॉल से टकरा के आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब साउंड को किसकी नीड है, मीडियम की। क्या करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स। अब मीडियम आपके पास तीन तरह के हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा मूव करता है, उसके बाद लिक्विड में करता है, और सबसे कम किस में करता है, गैसेस में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड हमने पढ़ा है कि उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, स्पेस नहीं होता उनके बीच में। जैसे हम किसी भी एक मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्लेट है स्टील की, उसको ऐसे स्ट्राइक करते हो तो उससे वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो वाइब्रेशंस पैदा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके कंपैरिजन में हम किसी और चीज को लेते हैं, मान लीजिए लिक्विड है कोई चीज और उसके अंदर किसी पत्थर को आपने फेंक दिया, तो वो इतना साउंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़ा सा फार अवे होते हैं, और गैसेस के आपको पता ही है बहुत ज्यादा फार अवे होते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में मूव करेगा फास्टर, सॉलिड्स में, उसके बाद मॉडरेट किस में जाएगा, लिक्विड में, और सबसे लिस्ट किस में होगा, गैसेस में। क्लियर? तो ये जो चीज है, अब सॉलिड में सर कहोगे किस में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हम लेते हैं सिल्वर में, और उसके बाद लेते हैं स्टील में। तो सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, सिल्वर, और उसके बाद स्टील। तो इसमें जो स्पीड होती है नियर अबाउट 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, ठीक है, 5000 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? अब साउंड ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है उसकी, ये भी है कि अगर कोई भी चीज मूव करेगी तो कुछ ना कुछ तो स्पीड है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज लेस एज कंपेयर टू लाइट, तो दैट वाई इन रेनी सीजन द साउंड ऑफ थंडर इज हियर मच लेसर देन इट्स लाइटनिंग सीन। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है हमारी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको डिनोट किया जाता है c से, ठीक है। ऐसे स्पीड ऑफ साउंड हमने मान लिया v इज इक्वल टू होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए आपका है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे वैसे वैसे इसकी स्पीड के ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड लाइट की। आपको दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब जब भी आपने देखा होगा कई बार लाइटनिंग होती है, गर्जना होती है ना, रेनी सीजन में जो बारिश आ रही होती है तो देखा होगा लाइटनिंग भी होती है और गर्जन की आवाज भी आती है, थंडर भी होता है। तो हमें जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देती है, जो फ्लैश होती है, लेकिन जो थंडर है वो बाद में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, लेस। तो इसलिए सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, फ्लैश, और उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको, साउंड, यानी कि सुनाई देगा, सॉरी। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज टू मच नॉइज इन आवर सराउंडिंग दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टर्बेंस ऑफ एनी काइंड। जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं ऐसे नॉर्मली और पीछे से आके कोई भी एकदम से चिल्ला देता है तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा कोई भी एकदम से चिल्लाता है तो हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे हेडेक भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट अगर फील करता है तो उससे हार्ट अटैक की भी शिकायत हो सकती है, डर जाता है जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज टू मच नॉइज, मतलब जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। अगर इतनी नॉइज क्या होती है इन अवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में, दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, जिससे हमें क्या लगे, कंफर्ट फील ना हो, मतलब संतुलन नहीं बन पाए हमारा और उसके बीच में। तो एंड डिस्टर्बेंस ऑफ एनी काइंड, या फिर किसी काइंड की आपको क्या हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, नॉइज पॉल्यूशन।
ठीक है। अब ये कहोगे सर साउंड तो है लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि साउंड कितना है? तो कई बार देखा होगा आपने उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर इतने डेसिबल ऑफ साउंड है। तो याद रखना यूनिट ऑफ साउंड यानी कि साउंड को जो मेजर करते हैं कि कितना लाउड है या कितना लो है, तो हम किससे करते हैं? डेसिबल से, डीबी। ठीक है। तो कहता है जो 90 डीबी है वो हम सुन सकते हैं, मतलब नॉर्मली हमारा ईयर जो है वो मैक्सिमम इतना सुन सकता है। अगर उससे ज्यादा होती है तो वो क्या करेगी? नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेगी, यानी कि हमारी ईयर्स के लिए भी क्या होगी? वो हैजार्डस होगी, नुकसानदायक होगी। इसका मतलब ए साउंड ऑफ अबाउट 90 डेसिबल एंड अबव प्रोड्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय तक अगर प्रोड्यूस किया जाए, कोजेज नॉइज पोल्यूशन, क्या प्रोड्यूस करेगा? नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कोई चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसको रिड्यूस भी करना जरूरी है, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि भाई हम उसके साथ रह पाएंगे। तो वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, कौन कौन से वे है ऐसे वेज जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑटोमोबाइल्स हुए, शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या ट्रक हो, जो भी चीज है साइकिल को छोड़ के, मतलब जो आपकी पेट्रोल डीजल या सीएनजी इनसे चलती है, उनमें आपने देखा होगा एक साइलेंसर लगा होता है। अब नाम से ही पता लग रहा है साइलेंसर, अगर उसको हम हटा देते हैं तो देखा होगा आवाज बढ़ जाती है, उसकी गड़गड़ की आवाज आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमोबाइल्स जितने भी है वो शुड बी फिटेड विद साइलेंसर एंड सॉफ्ट हॉर्न, उसमें हॉर्न ज्यादा आवाज की बजाय सॉफ्ट हॉर्न होने चाहिए, या फिर जो ऑटोमोबाइल है उसमें क्या फिट होना चाहिए? साइलेंसर, ताकि आवाज कम से कम आए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो नॉइज होगी इंजन की उसको क्या कर देता है? वो रिड्यूस कर देता है। उसके बाद दूसरा, यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैन। अब लाउड स्पीकर का मतलब क्या था? मैंने कहा था लाउडनेस। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा लाउड साउंड होगा। अब जैसे मान लिया कोई स्पीच दे रहा है, कोई भी असेंबली हो रही है, तो वहां पे किसका यूज करते देखा होगा ना आपने? बड़े बड़े स्पीकर आते हैं जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? लाउड स्पीकर, जिसकी आवाज दूर तक जाती है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। थर्ड क्या है? द म्यूजिक सिस्टम, रेडियो एंड टेलीविजन शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम। अब कई बार देखो जैसे डीजे है या और जो सिस्टम है सोनी के या किसी और के, तो वो लाउड साइड में हम उसको बजाना पसंद करते हैं, चाहे वो गाड़ी में हो या होम थिएटर हो। तो उनको अगर आपको नॉइज पोल्यूशन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? उनकी वॉल्यूम को लो करके ही सुनना पड़ेगा। ज्यादा सुनोगे तो वो क्या हो गया आपके ईयर के लिए या फिर आपके ब्रेन के लिए भी हैजार्डस हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। और लास्ट में आता है जो एयरपोर्ट्स होते हैं या फैक्ट्रीज होती है या फिर रेलवे स्टेशन जो है, ये शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, मतलब जहां पे पब्लिक वहां पे स्टे कर रही है, रहती है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहां से ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए। क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है उसका साउंड ज्यादा होता है, जो आपके पास ट्रेन है उसका साउंड भी क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो फैक्ट्रीज है उनका भी क्या होता है? साउंड ज्यादा होता है। तो इसीलिए कोशिश जहां तक हो इनको कहाँ कर सकते हैं हम? शिफ्ट रेजिडेंशियल एरिया से अवे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश। तो आपको इसको डिटेल में एक बार दोबारा रिवाइज करना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट। विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो याद रखना कि मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन क्या है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास 3 तरह की वेव्स होती है। सबसे पहले हमने कौन सी थी? ऑडिबल रेंज। उसके बाद कौन सी थी? इंफ्रा। और उसके बाद कौन सी थी? अल्ट्रा। तो ऑडिबल रेंज कौन सी हुई? जो हम सुन सकते हैं। जो हम नहीं सुन सकते वो क्या है? इंफ्रा और अल्ट्रा। तो इंफ्रा कौन सुन सकते हैं? मैंने कहा था जो हैवी एनिमल्स है। अल्ट्रा कौन सुन सकते हैं? जो कैट फैमिली होती है। ठीक है। तो जो अर्थक्वेक वगैरह भी आता है वो भी आपका किस में आता है? लेस देन 20 हर्ट्ज में। इसलिए जो सिस्मिक वेव होती है वो हमें सुनाई नहीं देती। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रिक्टर स्केल का, वो उसकी मेजरमेंट करता है। ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में जरूर रखना।
और ये तो एक प्रैक्टिकल है कि आप अगर उस चीज को देख रहे हो कि कैसे वो पॉसिबल है। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो लाइटनिंग तो हमें पहले ही दिखाई देती है, पहले फ्लैश आता है, उसके बाद लास्ट में क्या आती है, थंडर की आवाज आती है। ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, फोर्स, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद साउंड। अब इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे या तो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इनको ही आपने रीड करना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एक्सरसाइज करनी है अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है।